हेलो एवरीवन, आई एम वंदना एंड वेलकम टू सीटेट अड्डा। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन जिसमें 2014 के सीटेट पेपर 2 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो डेली शाम 4 बजे हमारे चैनल सीटेट अड्डा पे आपको सीटेट पेपर 2 की साइंस प्रोवाइड होगी, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने टारगेट करा है 11 से लेकर के 24 तक को। उसको सेक्शन वाइज हम कर रहे हैं, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिल जाए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि किसी सूची छिद्र कैमरे में किसी दूरस्थ रंगीन बिंब का बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है। तो वो प्रतिबिंब जो होता है कैमरे में वो हमारी आँखों से मिलता जुलता बनता है, जिस तरीके से हमारी आँखों में बनता है। तो हमारी आँखों में वास्तविक उल्टा रंगीन और छोटा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा प्रतिबिंब बनता है और हमारे मस्तिष्क के पास जब संदेश जाता है तो फिर हमें वो प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। तो फोर्थ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा के कुचालकों का समूह चुनिए। तो ऊष्मा के कुचालक यानी कि जो कि हीट को बहुत ही कम मात्रा में प्रवाहित करते हो। ऑप्शन में आपको देखेंगे तो सभी में लगभग ऊष्मा प्रवाहित होती है, मतलब कि ऊष्मा उनमें से आ जा सकती है। यहाँ पे वायु है, एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम में तो बहुत अच्छे ढंग से, यहाँ पे कॉपर है तो कॉपर में भी ऊष्मा बहुत अच्छे ढंग से प्रवाहित हो सकती है, और यहाँ पे आयरन है तो आयरन में भी। लेकिन वो सब्सटेंस हमें देखना है कुचालक। कुचालक की तरह कब व्यवहार करेगा, जब उसमें बहुत ही कम मात्रा में ऊष्मा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका फर्स्ट बनेगा, वायु, जल और प्लास्टिक। ठीक है, वायु और जल और प्लास्टिक जो होते हैं बहुत ही कम मात्रा में ऊष्मा को प्रवाहित कर पाते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके पास 3 परखनलियाँ ए, बी और सी में फिनोल्फ्थेलिन विलयन है। 3 परखनली ली है आपने, एक ए ली है, एक बी ली है और एक सी ली है। तीनों में क्या है, फिनोल्फ्थेलिन है। ठीक, फिनोल्फ्थेलिन का जो कलर होता है वो बेसिकली कलर लेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक, तो इतना ध्यान रखेंगे। एसिड में जो होता है फिनोल्फ्थेलिन, एसिड में सेम होता है, ठीक है, कलरलेस होता है। बेस में जो होता है ये पिंक हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे दिया है कि परखनली में ए में तनु हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे आपने HCl डाला है। ठीक है, HCl क्या है, एसिड है, तो एसिड में तो कलरलेस ही रहेगा। फिर बी में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन, तो यहाँ पे क्षार आपने डाल दिया NaOH, तो NaOH क्षार है तो क्षार में क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आसुत जल की 2-2 बूंद प्रत्येक परखनली में डालने के, परंतु तत्पश्चात यदि आप प्रत्येक परखनली के विलयन के रंग का प्रेक्षण करें तो आप यह पाएंगे कि इन परखनलियों में विलयनों के रंग इस प्रकार हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये फिनोल्फ्थेलिन है ये कृत्रिम इंडिकेटर है, जो कि रंग सूचक जिसे बोलते हैं। तो ये क्या करता है, एसिड में कलरलेस होता है और क्षार में यानी कि बेस में पिंक देता है। तो यहाँ पे कलरलेस कहाँ पे है, ए में कलरलेस है, बी में रंगहीन है, तो यहाँ पे भी गलत हो गया। ए में रंगहीन है और बी में गुलाबी है और सी में रंगहीन है। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से कि फर्स्ट ही आपका करेक्ट आंसर बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे ए में गुलाबी, एसिड में गुलाबी नहीं देता, एसिड में सेम ही कलर होता है जो पहले उसका होता है कलरलेस। ठीक, ए में रंगहीन तो ठीक है, लेकिन बी में यानी कि क्षार में दूसरा कलर देगा। ए में फीका हरा तो हरा नहीं देगा, वो कलरलेस ही रहेगा। बी में गुलाबी, ठीक है, तो ये पहले ही गलत हो गया, तो फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई छात्र सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनु विलयन की एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पर और फिर लाल लिटमस पत्र पर डालता है। वह जैसे कि उसने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो तनु विलयन है ये क्या है, क्षार है, तो क्षार को उसने क्या किया, तनु विलयन, क्षार का तनु विलयन एक बूंद पहले नीले लिटमस पेपर पे। तो क्षार होता है 6L करके हमने याद रखा था, 6L, यानी कि क्षार जो होता है लाल को नीला कर देता है। लाल क्या, लिटमस पेपर। ठीक, तो ये क्षार है, तो यहाँ पे नीले पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लाल पे असर पड़ेगा। नीले को नीला ही रखेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा। तो यहाँ पे देखते हैं नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा,
नीला लिटमस पत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता और लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा। तो सेकेंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पे सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्र समीर का कारण है। समुद्र समीर और थल समीर दो चीज़ें होती हैं जो कि क्वेश्चन में पूछ देता है। समुद्र समीर होता है दिन के समय और थल समीर होता है रात के समय। ठीक, समुद्र समीर और थल समीर में इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो थल होता है जल्दी, यानी कि जल्दी गर्म होता है। ठीक है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ही ठंडा भी हो जाता है। ठीक, लेकिन जो समुद्र है वो धीरे धीरे, यानी कि बहुत ही स्लोली गर्म होता है और स्लोली ठंडा भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, दिन के समय जो होता है समुद्र का जल स्थल का समुद्र की जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, तो इसे हम समुद्र बोलेंगे, क्योंकि दिन के समय जो धूप निकलती है वो मिट्टी पे भी पड़ेगी और समुद्र पे भी पड़ेगी। तो जो मिट्टी होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है और समुद्र जो होता है वो धीरे धीरे गर्म होता है, मतलब शाम तक होते होते तब जाके पूरा गर्म हो जाएगा। लेकिन मिट्टी जो होती है वो जल्दी से गर्म हो जाती है। उसी तरीके से जब रात होती है तो रात में समुद्र का पानी गर्म ही रहता है और जो मिट्टी होता है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है। तो मिट्टी जल्दी ठंडा हो जाएगा और जल्दी गर्म हो जाएगा। जो समुद्र का पानी होगा धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ठंडा होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा समुद्र समीर का। समुद्र समीर दिन के समय होता है, तो स्थल का समुद्र की जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिया है कि दिन के समय समुद्र के जल का स्थल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होना, तो समुद्र का जल शीघ्र गर्म नहीं होता। तीसरा दिया है रात्रि के में समुद्र जल की तुलना में स्थल का धीमी गति से ठंडा होना, तो स्थल भी धीमी गति से ठंडा नहीं होता, स्थल जल्दी से ठंडा हो जाता है। फोर्थ दिया है रात्रि में स्थल की तुलना में समुद्र जल की धीमी गति से ठंडा होना, तो समुद्र जल धीमी गति से जब ठंडा होता है तो वहाँ पे थल समीर काम करता है। ठीक है, रात्रि में क्या होता है, थल समीर काम करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका समुद्र समीर की बात किया है, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है यदि हम 3/4 जल से भरे बीकर में एक मुट्ठी भर बगीचे की मृदा मिलाएं और फिर इसे किसी छड़ से अच्छी तरह से हिलाएं ताकि मृदा जल में मिल जाए, तब कुछ देर के लिए इसे ऐसे ही रखा रहने देने के पश्चात प्रेक्षण करने पर हम यह पाते हैं कि बीकर में कुछ परतें बन गई हैं। इन परतों का बीकर की तली से शीर्ष की ओर क्रम क्या है। यानी कि एक बीकर हमने लिया, बगीचे से कुछ एक मुट्ठी मिट्टी लाई और इसमें भर दिया, ठीक है, पानी भी है और इसमें डाल दिया। फिर इसको हमने मिक्स कर दिया, एकदम अच्छे से ऐसे हिला उला के मिक्स कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद हम जब देखते हैं तो यहाँ से तली से ले करके कुछ लेयर बन जाती हैं ऊपर तक। अब ये लेयर क्या है, तली से लेकर के ऊपर तक, तो तली में तो सबसे जो भारी चीज़ होगी वही बैठेगी और सबसे भारी जो मिट्टी होती है वो बजरी होती है। बजरी के बाद तब आता है बालू। ठीक है, बालू के बाद एकदम हल्की मिट्टी आती है जो घनी होती है, वो उसको हम मृतिका बोलते हैं। और मृतिका के बाद तब आपका आता है वाटर। वाटर के बाद कुछ मतलब कि कचरे जो बच जाते हैं, जो बगीचे में पत्तियां सूखी या फिर कुछ कचरे होंगे, तो जो सड़ी हुई चीज़ें होंगी उसे बोलते हैं ह्यूमस। तो यहाँ पे बजरी कहाँ स्टार्ट है, बजरी है, बालू है, मृतिका है, जल है, ह्यूमस है, तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी क्षेत्र में गेहूं तथा चने जैसे अनाजों को उगाया जाता है, इस क्षेत्र की मृदा होनी चाहिए। जैसे कि कोई क्षेत्र है जहाँ पे गेहूं और चने उगाए जाते हैं, तो वहाँ की मृदा कैसी होनी चाहिए, तो वहाँ की मृदा बलुई तो होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो बलुई यहाँ पे हटा देते हैं। मृमण्य होनी चाहिए, लेकिन मृमण्य के साथ दोमट भी होनी चाहिए, तो फोर्थ आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो मिट्टी होती है ये पानी का संचय, मतलब कि पानी को रोक के रखती है, और जो गेहूं होता है और चना होता है उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है पानी को अगर जो भी मिट्टी रोक रही है। चलते हैं। जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी रहती है तो इस पर एक हल्की परत जम जाती है, यह हरा पदार्थ होता है। तो जब जैसे कि कोई कॉपर है, कॉपर जब ऐसे ही खुले में रख दिया जाता है तो वो रिएक्ट करता है, मॉइस्चर जैसे ही उसे मिलेगा, यानी कि नमी जैसे ही मिलेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा
कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट मिलेगा प्लस मिलेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हमें 2 सब्सटेंस मिलेंगे जो कहाँ पे हैं, फोर्थ में है, तो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंधनों के ऊष्मीय मान को सामान्यतः नीचे दिए गए किस मात्रक में व्यक्त किया जाता है। तो ईंधन का जो ऊष्मीय मान होता है वो किस मात्रक में व्यक्त करते हैं, किलो जूल प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम ईंधन जलाने पर कितना किलो जूल ऊष्मा मिली है, ऊष्मा प्राप्त हुई है, उसे ही क्या बोलते हैं, ऊष्मीय मान, किसका, उस ईंधन का। तो यहाँ पे फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग से अन्य से भिन्न है। तो इन चारों में से भिन्न कौन है ये बताना है। स्थिर वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल, ये सभी क्या है, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब कि जो बिना संपर्क में आए ये फोर्स लगते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल है और चुंबकीय बल है, स्थिर वैद्युत बल है, तो ये बिना संपर्क में आए ही लगते हैं। लेकिन घर्षण बल जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स जब तक कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा तब तक ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे CO2, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता है लगभग, तो ये 1% होती है। क्योंकि आपको पता है कि जो नाइट्रोजन होती है, यहाँ पे दिया है नाइट्रोजन, वो कितनी होती है, 78% है। ठीक, और ऑक्सीजन जो है ये है 21%। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 99%। तो अन्य गैसें कितनी बची, 1% बची। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः उपयोग होने वाले निम्नलिखित किस ईंधन का ऊष्मीय मान अधिकतम है। तो हमने ऊष्मीय मान एक टेबल हमने याद रखा था, जैसे कि गाय के उपले होते हैं, फिर उसके बाद लकड़ी यानी कि वुड होता है, आपका कोयला होता है, फिर उसके बाद इन सभी का जैसे सबसे कम उपले का होता है, बायोगैस होता है, बायोगैस इसका होता है, फिर बायोगैस के बाद पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब का होता है। फिर उसके बाद आ जाता है मीथेन का और CNG का। ठीक, फिर उसके बाद LPG और LPG के बाद हाइड्रोजन। तो ये प्रोसेस हमने याद रखा था, सबसे कम से फिर नीचे आते जाएंगे, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का होता है, सबसे कम उपले का होता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन दिया नहीं है, क्या दिया है, LPG। तो सबसे ज़्यादा आपका ऊष्मीय मान किसका होगा, LPG का होगा। इसके लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।